नमस्कार, मैं राजू कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिरी बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल काफ़ी ये देखने और सुनने में आता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर जलन और दुश्मनी से झूठी एफआईआर करा देते हैं। बहुत बार होता ये है कि हम किसी अपराध में शामिल नहीं रहते हैं, फिर भी हमारा नाम एफआईआर में पड़ जाता है। जैसे गांव में किसी के साथ मारपीट होता है, कपार फूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तब वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जा कर के 2-4-10 आदमी के नाम पर एफआईआर दर्ज करा देता है। या किसी लड़के की नौकरी होने वाली होती है और कोई आदमी दुश्मनी से उसका नाम एफआईआर में डाल देते हैं तो नौकरी होगी या नहीं, या वैसे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं उनका नाम एफआईआर में पड़ जाता है तो उनका नौकरी रहेगी या नहीं। तो इसी को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियोज को लाइक करें और अंत तक देखें ताकि हर बात आपको समझ में आ सके। चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, ऑफेंस यानी अपराध दो तरह की होती है। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध जिसको बोला जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वैसे अपराध जिसमें चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार, अपहरण इत्यादि शामिल हो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध जिसमें छोटी मोटी अपराध जैसे मकई का बाल तोड़ना, गाली गलौज करना इत्यादि शामिल होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, इसमें एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध में इसमें एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध में आपको पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे वारंट मांग सकते हैं। पुलिस को कोर्ट में जाकर के वारंट लेना पड़ता है, तब जाकर के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध में आपको गिरफ्तार कर सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर एफआईआर में नाम पड़ गया तो आपको क्या करना चाहिए। पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर हो जाता है तो सबसे पहले आपको बेल लेनी होती है, जिसे जमानत बोला जाता है। बेल दो प्रकार की होती है, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत। रेगुलर बेल आपको गिरफ्तारी होने के बाद मिलती है और एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के लिए आप केस दर्ज होने के बाद और वह संगीन अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है और आप निर्दोष हैं, सच में उसमें शामिल नहीं है, उस अपराध में शामिल नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है। उसमें वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस संगीन अपराध है। गिरफ्तारी से बचने के लिए एसपी ऑफिस में जाकर के आपको निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति न जाएं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वह जाने पर यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके पिताजी अथवा रिश्तेदार या दोस्त कोई भी जा कर के यहाँ पे निर्दोष होने का प्रूफ प्रमाण, अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो आपके पास में बहुत सारे निर्दोष होने का प्रूफ प्रमाण रहेंगे जो यहाँ पर दे करके और इनसे जो है सो नो अरेस्टिंग ऑर्डर ले सकते हैं, जिससे आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर यहाँ से आपको नो अरेस्टिंग ऑर्डर नहीं मिलती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला सत्र न्यायालय में जाएँ और वहाँ से एक वकील को पकड़ें और वकील को पकड़ करके वहाँ से आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद आपकी गिरफ्तारी यहाँ पे नहीं होती है। तो क्या एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद आपकी एफआईआर खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और आपको ये प्रूफ करना होता है अपने कोर्ट में कि मैं इस केस में निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया गया है। यहाँ निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास में दो रास्ते बचते हैं। एक तो आप उनसे कंप्रोमाइज़ कर लें जिनके साथ मारपीट हुआ है और वह व्यक्ति आपका नाम एफआईआर में डाल दिया है। अगर आप निर्दोष हैं तो वह कंप्रोमाइज़ कर लेगा, क्योंकि जिस समय मारपीट होती है वह व्यक्ति गुस्सा में होता है और उस समय वह 2-4-10 आदमी का नाम डाल देता है। लेकिन बाद में जब गुस्सा उसका शांत होता है तो उसको खुद एहसास होता है कि नहीं, फलाना व्यक्ति जो है सो निर्दोष है और वह कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अगर नहीं कंप्रोमाइज़ करता है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अगर वह व्यक्ति कंप्रोमाइज़ कर लेता है तब तो आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही समाप्त कर दिया जाता है और आपका नाम एफआईआर से निकल जाता है। लेकिन
अगर वह व्यक्ति जो एफआईआर किया है वह कंप्रोमाइज नहीं करता है, तब आपको हाई कोर्ट में जाकर के सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपील दायर करनी होगी और हाई कोर्ट पुलिस को आदेश करेगा कि इस केस से संबंधित आप कोई ठोस सबूत इकट्ठा करें। अगर आप निर्दोष हैं तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगी और आपका केस हाई कोर्ट के यहाँ से खारिज कर दिया जाएगा और आपका नाम एफआईआर से निकल जाता है। जब आपका नाम एफआईआर से निकल जाता है तब आप उस व्यक्ति के ऊपर जिसने एफआईआर आपके ऊपर किया था उसके ऊपर आप धारा 500 के तहत मानहानि का केस दायर कर सकते हैं और साथ में 211 धारा को जोड़ दें ताकि आप उससे जुर्माना वसूल सके कि इसने जानबूझ करके हमारा टाइम वेस्ट किया और हमारा पैसा को भी वेस्ट किया। आप उससे जुर्माना वसूल सकते हैं। यह तो हो गई एफआईआर के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं कि वैसे लोग जो नौकरी करते हैं और उनका नाम किसी एफआईआर में पड़ जाती है तो उन लोगों की नौकरी रहेगी या चली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाने से नौकरी नहीं जाती है। हाँ, उसका डिपार्टमेंट उसको सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट नहीं। टर्मिनेट का मतलब नौकरी खत्म, सस्पेंड का मतलब होता है कि आपको आधा सैलरी मिलेगी। लेकिन जब आप नौकरी पर पुनः वापस आ जाएंगे तो आपका आधा काटा हुआ सैलरी आपको डिपार्टमेंट आपका वापस कर देता है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको ये साबित कर दिया कि आप इस अपराध में शामिल थे तब आपका नौकरी चली जाएगी, लेकिन अभी भी आपका नौकरी नहीं जाएगी। आपको मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपराध साबित कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका भी नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आपको दोषी साबित कर देता है तब तो आपका नौकरी चली जाएगी, और यहाँ से दोषी साबित नहीं होता है तो आपका नौकरी बच जाती है। ये तो हुई नौकरी करने वालों की बात, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी नौकरी नहीं किया है, पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर अगर एफआईआर हो जाती है तो उसका नौकरी होगी या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर्म भरने से पहले आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है तो फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर है तो यहाँ पर टिक करें और नहीं है तो नहीं टिक करें, तो आप तो उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर जो एप्लीकेशन भर चुके हैं नौकरी के लिए और उसके बाद में अगर उसके ऊपर एफआईआर होता है तो उसको ज्वाइनिंग करते समय कोर्ट से जो हलफनामा मिलता है उसको देना पड़ता है अपने ज्वाइनिंग लेटर के समय में। लेकिन वहाँ पर एक बात बोल दिया जाता है कि अगर आपका जुर्म यहाँ से साबित हो जाता है तो आपका नौकरी खत्म हो जाएगी, अगर साबित नहीं होता है तो आप नौकरी करते रहेंगे। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।